हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस को कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। A sequence n is said to diverge to plus infinity if given any positive real number k, however large, there exists a positive integer m such that n is greater than k for all n greater than or equal to m। तो किसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी तब बोलेंगे अगर किसी भी रियल नंबर k के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m हमको मिले सच दैट कि जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हो m टर्म्स के बाद वो सभी कैसे हो, k से बड़े हो। ठीक है, इसको रियल लाइन की हेल्प से समझेंगे। तो मान लीजिए कोई सीक्वेंस है हमारे पास an और सीक्वेंस के टर्म्स इस लाइन पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कैसे ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक k नंबर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है, k ये रहा। अब इस k के लिए हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिलना चाहिए सच दैट कि उस m के बाद आने वाले जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो सभी कैसे हों, k से बड़े हों। तो मान लेते हैं ये सीक्वेंस के टर्म्स है हमारे पास, ये रहे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी कि ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ हैं ये सबको मान लेते हैं कि ये m टर्म्स है और जो इसके m के बाद आने वाले टर्म्स हैं वो इधर है, यानी कि k से बड़े हैं। कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा m के बाद आने वाला जो कि k से छोटा हो, यानी कि सभी की वैल्यू कैसी होगी, k से बड़ी होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अच्छा, इस चीज को हम बॉल वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लिया कि हम के पर खड़े हैं। ठीक है, और सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उन पर बॉल बाउंस कर रही है। ठीक है, और बॉल बाउंस करते 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 कुछ टर्म्स को छोड़कर यानी कि एम टर्म्स, यानी कि एम बाउंसेस के बाद क्या हो, वो बॉल हमारे सर के ऊपर से निकल जाए और सर से ऊपर निकलने के बाद वो आगे ही चली जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि कभी भी वो वापस आ रही है, ऐसा ना हो। तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स हैं वो क्या हो, के से बड़े हों। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है हमारी वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। सिमिलरली हम किसी सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को अगर किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर k के लिए हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट कि an की वैल्यू क्या हो, लेस देन माइनस k हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, यानी कि एक पॉइंट के बाद वो सारे के सारे टर्म्स क्या हो, माइनस k से छोटे हो जाएं। तो अगर हमारे पास k कोई पॉजिटिव रियल नंबर k है तो ऑब्वियसली माइनस k कैसा होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो मान लेते हैं कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, और माइनस के क्या है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या हो कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर m को छोड़कर, यानी कि जो m टर्म्स हो उनको छोड़कर बाकी के जितने भी टर्म्स हो वो क्या हो, इस माइनस के से भी छोटे हो, यानी कि इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वो कोई भी टर्म, मान लेते हैं ये वाला टर्म जो वो यहाँ पर हो, मतलब ऐसा ना हो कि जो सीक्वेंस के जो सभी टर्म्स हो वो सारे के सारे फिर इसी डायरेक्शन में अप्रोच करें। ऐसा ना हो कि माइनस के को वापस करके फिर इधर आ जाए। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है हमारे पास, कैसी सीक्वेंस है वो, उस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स पड़े हैं, जैसे मान लेते हैं 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4। तो एक बार 0 आएगा, एक बार 1, फिर एक बार 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4, और इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये क्या ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या नहीं है। तो इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है वो कौन है, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, तो 0, तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है। फिर उसके बाद 1 आया, फिर से क्या आया, फिर से 0 आया, तो 0 के पास वापस जाएगा। फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर से वापस 0, फिर से 3, फिर से वापस 0, फिर से 4, फिर से वापस 0, फिर से 5, फिर से वापस 0। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को या नहीं करेगी, तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव रियल नंबर k लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने k की वैल्यू 100 ले ली। ठीक है, तो आप लोग ये सोच के बताइए कि क्या 100 अटेन होने के बाद क्या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सीक्वेंस का टर्म है वो k से छोटा हो जाए। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि जैसे ही k की वैल्यू 100 आएगी और फिर से अगली वैल्यू जो होगी वो कौन आएगी, वो 0 आएगी, जो कि 100 से छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस तरह की सीक्वेंसेस होंगी वो डाइवर्जेंट नहीं होंगी। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, डाइवर्जेंट नहीं है। तो जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कि जो भी हम रियल नंबर k लें, उस k नंबर के लिए हमारे पास सिर्फ m पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि m पॉजिटिव टर्म्स को जो कहीं पर भी हो सकते हैं, पर उसके आगे आने वाले टर्म्स हो जो कि k से बड़े ही होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हम सीक्वेंस को डाइवर्जेंट बोलेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो डाइवर्जेंट नहीं होगी सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस का।
तो मान लेते हैं कि जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस n है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बताइए कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी या नहीं होगी। तो इसको कैसे करेंगे हम, फिर वही रियल लाइन लेंगे और रियल लाइन पर ये देखेंगे कि अगर हम कोई भी एक रियल नंबर k लेते हैं तो क्या सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर बाकी की जो आने वाली टर्म्स हैं वो सारी उस k से बड़ी हैं या नहीं है। तो मान लेते हैं मैं k की वैल्यू 100 ले लूं दोबारा। तो आप लोग ये देखिए जो सीक्वेंस की टर्म्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो जब ये 100 पर पहुंचेगी टर्म, तो क्या 100 के बाद 101 आएगा, फिर 102 आएगा, 103 आएगा। क्या कभी भी ऐसा होगा कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो 100 से छोटी हो जाए? ऐसा नहीं होगा। अभी सीक्वेंस आगे की ही तरफ अप्रोच करेगी, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तो इसका मतलब है इस तरह की जो सीक्वेंस होंगी वो हमेशा डाइवर्जेंट होंगी। अच्छा, के की वैल्यू आप कुछ और भी ले सकते हैं। मान लेते हैं के की वैल्यू आपने 10,000 ले ली। तो जो सीक्वेंस की जो 10,000 टर्म्स के बाद की जो आने वाली टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी 10,000 से बड़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब उस केस में भी सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट हो गई। तो इसी तरह से अगर हम के की कुछ भी वैल्यू लें तो कुछ एम टर्म्स को छोड़कर जो सीक्वेंस की बाकी आने वाली टर्म्स होंगी वो सभी क्या होंगी, उस केस से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे इस केस में हम बोलेंगे सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी टू प्लस इंफिनिटी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सीक्वेंस हमने ले ली माइनस एन स्क्वायर। तो इसके टर्म्स क्या आएंगे, -1 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -9 आएगा, फिर -16 आएगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। पर हमें ये देखना है कि जो सीक्वेंस है वो क्या कभी भी, अगर हम कोई रियल नंबर के लें तो क्या उस रियल नंबर के से कभी छोटी होगी या नहीं होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं -1, -4 यहाँ पर है, -9 यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो कुछ इस तरह से चल रही है। -16 -25 आएगा, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर हम के की वैल्यू कुछ भी ले लें, मान लेते हैं मैंने के की वैल्यू 100 ले ली, तो माइनस के से हमें छोटा चाहिए। अगर हमें डाइवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी दिखाना है तो हम के की वैल्यू 100 लेंगे और हम ये दिखाएंगे जो सीक्वेंस की सभी टर्म्स है वो -100 से छोटी आनी चाहिए। तो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लेते हैं 10 का स्क्वायर ही होगा जो कि -100 आएगा, और 11 का स्क्वायर जो होगा वो उससे छोटा होगा, फिर 12 का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो आगे इसी डायरेक्शन में अप्रोच करेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो वापस -100 से इधर आ जा रही है। तो विच इंप्लाइज क्या हुआ, जो सीक्वेंस है ये वो किसको डाइवर्ज कर रही है, इस डाइवर्जिंग टू माइनस इंफिनिटी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस की। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम उनको बोलते हैं जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करती है और ना ही डाइवर्ज करती है। ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं। तो वो सीक्वेंस कैसी होगी, फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस की अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है। ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। तो अगर कोई सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करती है ना ही डाइवर्ज कर रही है तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने अभी पहले कराया था। जैसे मान लेते हैं ये वाला 01 02 03 04, इस तरह से टर्म्स आ रहे हैं। पहले 0 आ रहा है, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो देखते हैं, हमने देखा था कि ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट नहीं थी। अच्छा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं हम, अगर हम देख रहे हैं कि जीरो जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये रहा जीरो 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 जीरो। तो अगर हम जीरो के अराउंड कोई इंटरवल बनाएंगे तो उस इंटरवल में तो इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे सीक्वेंस के, जो कि जीरो ही है। बट उस इंटरवल के बाहर भी कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स ही है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। इनफाइनाइट टर्म्स बाहर पड़े, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो जो सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। इसको रियल लाइन पे देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस का जो पैटर्न है वो ऐसा है, पहले 0, फिर 1, फिर से 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 5 एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं ये सीक्वेंस कभी भी डाइवर्ज नहीं करेगी इन्फिनिटी को। हालांकि ये इन्फिनिटी तक पहुंचेगी बट फिर से वापस कहाँ आएगी, 0 पर आएगी। तो जो हमारी कंडीशन है कि m टर्म्स को छोड़कर बाकी के सारे टर्म्स k से बड़े होने चाहिए, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी नहीं होगी और कन्वर्जेंट तो ये है ही नहीं। कैसे? तो मान लेते हैं हमने 0 का अराउंड एक इंटरवल बनाया। तो इस इंटरवल के अंदर सीक्वेंस के कितने टर्म्स आएंगे, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, जो कि सिर्फ एक सिंगल टर्म 0 है जो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। और इस इंटरवल के बाहर कितने टर्म्स हैं, इस इंटरवल के बाहर भी इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बट लिमिट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आप किसी नंबर एल को लिमिट बनाना चाहते हैं तो उस नंबर एल के अराउंड हम एक इंटरवल बनाएंगे और उस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स आने चाहिए और बाहर कितने रहने चाहिए, सिर्फ फाइनाइट। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये हर साल पूछा भी जाता है। इसको देखते हैं। सीक्वेंस -1 रेज़ टू द पावर n।
तो अगर हम इसको खोल के देखें तो -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन। तो देख रहे हो आप कि ये जो सीक्वेंस है ना तो कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर को, ना ही डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को। ये -1 और 1 के बीच में क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। फर्स्ट टर्म -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है। तो ना तो सीक्वेंस डाइवर्ज करी ना कन्वर्ज करी, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अच्छा, इसमें दो टर्म्स और आती हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो पहले एग्जांपल में आप देखिए कि जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेट तो कर रही है 0 1 0 2 0 3 0 4, बट कैसे कर रही है, इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो टर्म्स है वो कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। आप कभी भी इस सीक्वेंस के टर्म्स को बाउंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है अगर वो बाउंडेड हो जाएंगे तो हम बोलेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली, और जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं जो बाउंडेड नहीं होंगे उसको बोलेंगे हम ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली हो जाएगा। और जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा जो कि -1 और 1 के बीच में है, इसको हम बाउंड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नल सीक्वेंस की। तो नल सीक्वेंस की डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस बोलेंगे अगर उसकी जो लिमिट हो वो 0 हो जाए, यानी कि वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करती हो, 0 नंबर को कन्वर्ट करती हो। अच्छा, इसका एग्जांपल सबसे पहला तो वो 0 सीक्वेंस ही है, जो जिसमें 0 ही 0 आया जा रहा है। तो जो ऐसी सीक्वेंस होगी वो किसको कन्वर्ट करेगी, ऑब्वियसली 0 को ही कन्वर्ट करेगी। तो 0 सीक्वेंस भी एक नल सीक्वेंस होती है। और पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 सीक्वेंस ही नल सीक्वेंस होती है, कुछ और सीक्वेंसेस भी हैं जो 0 को कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि 1/n, जिसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट करती है, 0 को कन्वर्ट करती है, 0 इसकी लिमिट बनती है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि 1/n² भी एक ऐसा एग्जांपल है जो 0 को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक नल सीक्वेंस है। 1/2 ये सीक्वेंस के क्या टर्म्स आएंगे, पहला आएगा 1/2, फिर आएगा 1/4, फिर आएगा 1/8। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये भी 0 को कन्वर्ट करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस की। तो किसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तब बोलेंगे जब हमारे जो सीक्वेंस का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो अपने पिछले टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो इंक्रीज करते जाए। जैसे कि जैसे मान लेते हैं A1 है, तो जो A2 आएगा वो या तो A1 के बराबर होगा या A1 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो A3 आएगा वो A2 से बड़ा होगा या A2 के बराबर होगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हो कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं या तो वो कांस्टेंट रहेंगे और या फिर इंक्रीज होते जाएंगे। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिस सीक्वेंस के टर्म्स डिक्रीज करते जाएं, जैसे कि A1 A2 जो आए वो A1 से छोटा है या उसके बराबर आ जाए, फिर जो A3 आए वो A2 से छोटा है या फिर उसके बराबर आ जाए। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, एक टर्म्स इसमें आता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली में जो ये इक्वलिटी हमने शो करी है कि जो A1 और A2 बराबर भी हो सकते हैं, तो उसमें ये वाली कंडीशन हट जाएगी। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस में जो इक्वलिटी हमने लगाई थी वो हट जाएगी, यानी कि जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो इंक्रीज ही करती रहेंगी, यानी कि A1 और A2 बराबर भी नहीं होंगे, बल्कि जो A2 आएगा, जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो A1 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो A3 आएगा वो A2 से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा क्या, A1 A2 जो आएगा वो A1 से छोटा होगा, फिर A3 जो आएगा वो A2 से छोटा होगा, A4 जो आएगा वो A3 से छोटा होगा। तो सिमिलरली ये जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो डिक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह की सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, नल सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जो कि IIT JEM 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।